हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हो सारे। तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा था। अब हमने डिसाइड किया है कि हम साइंस का भी क्रैश कोर्स लेके आएंगे, जिसमें हर दिन तुम वन शॉट में एक चैप्टर को करोगे। इसमें क्वेश्चंस भी होंगे प्लस सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। तो वन शॉट वीडियो होगा साइंस का, इसमें पूरे तुम्हारे 13 चैप्टर के 13 दिन में तुम्हारा पूरा साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि तुमको पता ही होगा, तीन हमारे सेक्शंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स में लाइट, केमिस्ट्री में मेटल्स नॉन मेटल्स, और बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस। ये ऐसे चैप्टर है जिनमें से 9 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमारा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, राइट। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है कि जब लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। तो देखो, वो सारे प्रोसेसेस जो हमारा बॉडी करता है हमें सरवाइव रखने के लिए, राइट, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि देखो, लाइफ प्रोसेस में क्या है हमारा, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे के सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हम लाइफ प्रोसेस के अंदर ले सकते हैं, राइट। अब देखो, अब ये जो लाइफ प्रोसेस है हमारा, हमने बात किया कि लाइफ प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किस बेसिस पे? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल को रखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी बेसिक फंक्शंस जो हमारा बॉडी परफॉर्म करे, जिससे हम इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके, हम अपना लाइफ को मेंटेन कर सके, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा तुम्हें। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। ऑल दो हमें सिर्फ 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने हैं, बट जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, 11th क्लास 12th क्लास में जब तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे तुम्हें करीब करीब 7-8 अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। और ऑल दो ओवरऑल 11 to 12 लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। बट इस चैप्टर में हमारे पास मेंशन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपना कहानी स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। ठीक है, चलो अब देखो, अब सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन से अपना कहानी स्टार्ट करेंगे तो न्यूट्रिशन होता क्या है ये तो पता होना चाहिए ना हमें। तो देखो, न्यूट्रिशन में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूट्रिशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो देखो, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी ड्राइव करता है। एनर्जी ड्राइव करता है, किससे एनर्जी ड्राइव करता है? तो न्यूट्रिएंट से। ठीक है, यानी कि हम न्यूट्रिशन को बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एनर्जी को लेते हैं, किससे? न्यूट्रिएंट से। अब क्वेश्चन आता है कि सर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो देखो, न्यूट्रिएंट वो हर चीज होता है जो हमें एनर्जी दे सके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, प्रोटीन्स। ये 3 मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमें बेसिकली एनर्जी होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा हमें कार्बन से बना हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। ऑल दो ये सारी चीजें कार्बन से ही बनी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा हमें न्यूट्रि ये एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हमें फैट और फिर हमें प्रोटीन्स। बहुत रेयर केस में हमारे बॉडी जो है वो प्रोटीन लेता है, जब बॉडी कीटोनेसिस के फेज में चला जाता है, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है अगेन। ठीक है, तो हम अगर न्यूट्रिशन को समराइज करें तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारा बॉडी अलग अलग न्यूट्रिएंट से एनर्जी को ड्राइव करता है। ठीक है, ताकि हमारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर सके। अब एक और क्वेश्चन कि ये न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है सर, क्यों हमारा बॉडी न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता है। तो
तो अगेन देखो, न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब एनर्जी क्यों चाहिए सर? तो देखो, एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि हमारे बॉडी में हर दिन बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ठीक है, तुम प्रोसेस कर पा रहे हो, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये तो हो गया हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। इसके बाद देखो, अब हमें न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करा सकें, ठीक है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी साइज कुछ और होती है, बट धीरे धीरे विद द स्पैन ऑफ टाइम उसकी साइज बढ़ती है, ग्रोथ होता है उसमें, उसका ब्रेन डेवलप करता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे डेवलप करते हैं, राइट। मेंटली वो डेवलप करता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लेके आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है हमारा रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। जैसे कि अब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सेल्स मरते हैं और बहुत सारे नए सेल्स बनते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस हो गया। उसके बाद कोई चोट लगना तो हीलिंग का प्रोसेस हो गया। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जो भी डैमेज होता है टिश्यू का, उसको भी न्यूट्रिशन के थ्रू ही हम रिपेयर कर पाते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन तो हमने समझ लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन तो पता चल गया, लेकिन ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जो हमारे अगेन एनसीईआरटी में दे रखा है और इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। देखो, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमें पता है कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन वो दो टाइप का होता है ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है सर। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगेन क्वेश्चन, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑटोट्रॉपिक में खाना खुद बन रहा है, बट कैसे बन रहा है सर। तो देखो, प्लांट तो जानते ही होगे, प्लांट जो है वो प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, और इसी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो हमारा ये है प्लांट है, वो खाना बनाता है, ठीक है। वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, वो अपना क्या करता है, वो अलग अलग चीज़ों से मिलाता है और अपना खाना अपने बॉडी के अंदर प्रोसेसेस करता है, जिससे उसका खाना बनता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें बात करना है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सर। तो देखो, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, इसके लिए, अपने फूड के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक में क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग भी आते हैं। जैसे कि हम अगर खाना खा रहे हैं, तो हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लिविंग बींग से ही आ रहा है। जैसे कि जो हम राइस खा रहे हैं, वो कोई राइस का प्लांट है, वहां से आ रहा है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वो कुछ भी खाए तो वो भी कोई ऑर्गेनिज्म से ही आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है, राइट। आई होप की डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब ये जो हमारा ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगेन इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो अब देखो, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। अब इस पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ठीक है, उसके बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, जब हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, अब सबसे पहला है हमारा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है सर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। पहला चीज तो ये हो गया जो हेटरोट्रॉपिक में आएगा। इसके साथ साथ वो कैसे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, तो जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स है, ठीक है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स है उन पे डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर डेड एंड डिकेइंग मैटर्स क्या होते हैं। तो देखो,
जो भी कुछ मर गया है, ठीक है, अब इसमें से कोई सड़ा गला भी चीज़ हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, जो जैसे कि एग्जांपल के लिए ले अगर, तो जो भी हमारे किचन के ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको तुम किचन में ही छोड़ दो 2-3 दिनों के लिए, तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास सेप्रोफिटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पैरासाइट, सॉरी, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, पैथोजेंस हो गए, वो उस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब उस पे कैसे एक्ट करेंगे, देखो, जैसे कि मान लो ये कोई तुम्हारा किचन का वेस्ट था, ठीक है, अब इस पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया देखेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये जो तुम्हारा किचन का वेस्ट है, ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, राइट। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया ने इसको देखा है, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे इस ऑर्गेनिक वेस्ट पे अलग अलग इंजाइम्स रिलीज करेगा, ठीक है। अब वो इंजाइम क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ देगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। अब जो एक कॉम्प्लेक्स हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था वो टूट गया इनऑर्गेनिक में, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया था फिर जो भी माइक्रोब्स थे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसको पहले बाहर ही कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसको सोलो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो ईस्ट होता है और मशरूम होता है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है इसको, इसके डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका नाम है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे फीड करेगा, ठीक है। अब बॉडी में दो, बॉडी जब मैं बोल रहा हूँ बॉडी पे करेगा, दैट मीन्स कि दो कॉन्सेप्ट है वहां पे, एक तो इंटरनल और एक अगर बॉडी के ऊपर ही करे तो उसको एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो देखो, हमारे पास जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। जैसे कि क्या होता है एग्जैक्टली अगर कोई मान लो, जैसे कि एक टेपवर्म होता है, ठीक है। अब हम कुछ भी फास्ट फूड वगैरह खाते हैं ना, या फिर कुछ भी ऐसा खा ले, तो उसमें चांसेस होते हैं कॉन्टेमिनेशन के, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो उसमें हो। अब वो अगर हम खाना खा लेते हैं तो ठीक है, वो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हम होस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हम जो अपने लिए खाना खा रहे हैं वो हमारे खाने को वो कंज्यूम करेगा और अपना रिप्रोडक्शन करेगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि हर 6 महीने पे हमें कीड़े मारने की दवा खाते रहनी चाहिए, जो कि हमारे पेट को इन पैथोजन से बचाता है, ठीक है। एल्बेंडाजोल करके और बहुत सारे मार्केट में टैबलेट्स आते हैं जो हमें खाते रहना चाहिए हर 6 महीने पे विद डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, ठीक है। तो वो तो खैर अलग बात हो गया। अब हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो दो टाइप ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है इंटरनल पैरासाइट और एक होता है एक्सटर्नल पैरासाइट। अब ऐसा पैरासाइट पैरासाइट बेसिकली होता है जो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे के बॉडी में चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, और जिसके बॉडी में जाता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चले जाएं तो उस केस में हम उसको बोलेंगे इंटरनल पैरासाइट, ठीक है। और अगर किसी के बॉडी के ऊपर है, ठीक है, जैसे कि लाइसिस होते हैं, वो क्या रहते हैं, बालों के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो हो गया एक्सटर्नल पैरासाइट। लीच हो गया जो हमारी स्किन पे चिपक जाता है और उससे ब्लड सक करता है, दैट इज एक्सटर्नल पैरासाइट, राइट। आई होप कि पैरासाइट क्लियर हो गया होगा। टेपवर्म, लीच, लाइस, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है सर, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे हम अपने लाइक खाने को या फिर कोई भी फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, सॉलो करते हैं, और उसके बाद उसका पूरा जो डाइजेशन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा होता है और उससे एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर मिल रही होती है। तो जब ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो तो उस केस में हम उस न्यूट्रिशन को बोल सकते हैं कि यहाँ पे होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, जितने भी एनिमल्स को आप देख लो, जो डेवलप एनिमल्स हैं, कॉर्डेट्स के एनिमल्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स में भी कुछ कुछ आते हैं। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट क्या होता है, हेयर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ह्यूमन बींग्स हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, और मैक्सिमम
मैक्सिमम एनिमल्स हो गए, उन सभी में क्या होता है, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम खाने को अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स और भी चीज़ें होंगी जो खाने को डाइजेस्ट कराएंगी, ठीक है, और फिर उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और उसके बाद न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी कि कैसे होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और हम पूरे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो आई होप कि न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं आगे, अब देख रहे हैं हम आगे की कौन सा टॉपिक है हमारा, और आगे हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो, मैंने अगेन बताया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली जो प्लांट है वो एक प्रोसेस करता है, प्लांट एक प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिससे उसका खाना बनता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए शो करता है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऑटो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस को अगर हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। अब देखो, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल सॉरी एयर से ले लेता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेता है एयर से, वो भी हम डिस्कस करेंगे, अगला आगे हमारा टॉपिक आने वाला है स्टोमाटा और स्टोमेटल पोर्स के बारे में, तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद है हमारे पास पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया वाटर, वाटर कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा, ठीक है। तीसरा हो गया हमारे पास सनलाइट, सनलाइट कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली सनलाइट से ही लाइट मिलेगी, ठीक है। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट पे होता है। अगर तुम्हें ये याद हो एनिमल सेल याद हो, तो एनिमल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या है, बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उसी का एक टाइप है हमारा क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का ही एक अलग टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके रखता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि हाँ, फोटोसिंथेसिस के साथ हमने ये डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पहला हमने डिस्कस किया CO2, दूसरा हमने डिस्कस किया वाटर जो सॉयल से लेगा, थर्ड हमने डिस्कस किया लाइट जो कि सनलाइट हो जाएगी, और फोर्थ हमने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में रहता है। तो यानी कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने की 4 रिक्वायरमेंट्स है। क्वेश्चन आता है अगेन 2 मार्क्स में पूछ लेगा आराम से, ठीक है। अब देखो, अब ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, उसका हम रिएक्शन अगर थोड़ा सा समझे तो उसको थोड़ा सा देखो आप। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया था, कहाँ से लिया था, तो अगेन एटमॉस्फेयर से ले लिया, वाटर उसके सॉइल से आ गए, ठीक है। अब इसके क्लोरोफिल में क्या है कि ये जो सनलाइट सन एनर्जी आ रही है ना, ये इसके क्लोरोफिल में पैकेट्स में पैक हो जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि इनके बीच कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आप अगेन पढ़ोगे, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनता है शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है सर, तो ये जो शुगर है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ओके। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके साथ साथ वाटर बन रहा है और ऑक्सीजन लिबरेट हो जा रहा है। ऑक्सीजन हमारे वो प्लांट के लिए ऑक्सीजन क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। दिस ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट, ओके। अब बाई प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, तो बाई प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब उस प्लांट को इस रिएक्शन से ऑक्सीजन का कोई नीड नहीं है, ठीक है, तो वो रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में, जो हमारे लिए यूजफुल होता है और हम उससे एनर्जी ले लेते हैं, फिर सॉरी उस हम वो लाइक ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हमारे लिए मदद करता है वो, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब प्लांट में जब ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जैसे कि हम जब ज़्यादा लाइक ग्लूकोज कार्ब्स खा लेते हैं, तो उस केस में जो हमारा बॉडी है वो क्या करेगा, उन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बेसिकली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के पास स्टोर करने के लिए रख देता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक में क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलो,
अब देखो, अब ये तो हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन समझ लिया। अब देखो अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में, थोड़ा उस पर हम बात कर लें, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को बोल सकते हैं। तो देखो क्या हुआ कि जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है, ठीक है, उस एनर्जी को इंट्रैप किया, ठीक है, और बेसिकली उसको एब्जॉर्ब किया किसने? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है सर? अगेन क्लोरोप्लास्ट में रहता है, ठीक है। अब देखो, अब वो जो सनलाइट ट्रैप हुआ है, उस लाइट से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है वो एनर्जी केमिकल एनर्जी में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, राइट। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। so this process is what? This process is called photosynthesis. ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि फोटोसिंथेसिस हम किसको बोलते हैं और कैसे ये पूरा का पूरा रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है। इसमें होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, वो रिड्यूस हो जाता है ये कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? अगेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H12O6, जिसके हम बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो हमारा प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे लेता है सर, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, सॉरी प्लांट में, जो उसको लेने में मदद करता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट का अगर हम थोड़ा सा लीफ का डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होगा लीफ, ठीक है। ये कुछ लीफ का स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब इसी लीफ पे ना ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। वो पोर माइक्रोस्कोपिक होता है ऑल दो, ठीक है। तो वो क्या है? वो स्टोमाटा है, ठीक है। उसमें क्या होगा? अब देखो, अब ये जो स्टोमाटा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब देखो स्टोमाटा कैसे समझ सकते हो? सिंपली मैं बताऊंगा। तो देखो एक ये और एक ये, ठीक है। ये मेरे दो हाथ हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है कि ये दोनों को तुम गार्ड सेल समझ लो कि ये गार्ड सेल हो गए, ठीक है। अब नॉर्मली ये गार्ड सेल क्या करता है बेसिकली कि ये नॉर्मल गार्ड सेल है, ठीक है। अब ये गार्ड सेल अलाउ करेगा कि कौन सा सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर आएगा, ठीक है, और कौन सा सब्सटेंस प्लांट से एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा, लाइक एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या काम होता है स्टोमाटा का? ट्रांसपीरेशन का काम होता है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपीरेशन क्या होता है सर? जो भी प्लांट के पास एक्स्ट्रा वाटर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। दूसरा काम ये है ये स्टोमाटा का कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जिन भी गैसेस का रिक्वायरमेंट है वो एटमॉस्फेयर से लेके आए, ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, ठीक है। आई होप यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब ये जो स्टोमाटा है ना, इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। देखो, अब ये स्टोमाटा है हमारा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर पे बात करें तो देखो क्या होगा। अगेन मैंने बताया था गार्ड सेल, एक गार्ड सेल दूसरा गार्ड सेल, ठीक है, ये ऐसे रहता है। अब देखो अब क्या होगा कि अब जब ये गार्ड सेल ऐसे है, ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें कि जैसे ही इस गार्ड सेल के पास पानी आएगी, यानी कि सोलोइंग होगा, वाटर एंटर करेगा इस गार्ड सेल में, ये गार्ड सेल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो जब ओपन हो गया ये गार्ड सेल कुछ इस तरह से, तो क्या केस बनेगा यहाँ पे समझो। देखो कुछ ये ऐसे गार्ड सेल्स थे, ठीक है, ये गार्ड सेल ओपन हो गया है। अब देखो, अब हमारे एटमोस्फियर में क्या है? गैस का ये CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू प्लांट के पास, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है डिफ्यूजन का प्रोसेस, जहाँ पे कोई भी गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव करेगा, ठीक है। और इसी इसी प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो हमारा प्लांट है वो क्या ले लेगा? वो CO2 ले लेगा फ्रॉम एटमोस्फियर, ठीक है। अब देखो अगेन, अब जैसे ही वो CO2 ले लेगा, वाटर वहां से चली जाएगी, गार्ड सेल से वाटर चली जाएगी, जो ऐसे ओपन था ना, अब अगेन जो गार्ड सेल होगा वो ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या हुआ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में है कि जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो अगेन वाटर आएगा गार्ड सेल के पास और ये खुल जाएगी गार्ड सेल, और वहां से जो एक्स्ट्रा ये ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो वापस से हमारा चला जाएगा प्लांट से बाहर, यानी कि एटमॉस्फेयर में। और जिसी उसी ऑक्सीजन के थ्रू हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग लेते हैं हम, जिससे हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी अभी अगेन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस कर लिया, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक में, ठीक है। अब देखो,
अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में हमारे पास कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कैसे बोल सकते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे हम किसी भी फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले रहे थे, राइट। तो वो हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखो, अब क्या होता है जब हम खाने को अपने बॉडी मतलब जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली उसको हम थोड़ा सा अगर समझें तो देखो, सबसे पहले होता है उस खाने का इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है, तो सोलोइंग ऑफ फूड को हम इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन। अब जैसे ही हम खाना खाएंगे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग इंजाइम्स हैं, वो इंजाइम्स क्या करेंगी, इस खाने पे एक्ट करेंगी। ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और तोड़ के उसे उसको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगी। ठीक है, अब जो खाना टूटा है वो बेसिकली एब्जॉर्ब ही तो होगा ना बॉडी के अंदर, तो उसका होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्ब हो गया तो अब बॉडी के फ्रॉम हेड टू टो हमें अलग अलग जगह पे फैलाना है उसको, बिकॉज ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो भी हमने पढ़ा था ऊपर कि क्यों हमें न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो उन सभी प्रोसेसेस को फुलफिल करने के लिए एब्जॉर्प्शन तो हो गया, उसके बाद एसिमिलेशन होगा कि वहां तक फ्रॉम हेड टू टो उस खाने के मटेरियल जो है, जो टूटा हुआ मटेरियल है उसको पहुंचाना है ताकि वहां पे एनर्जी मिल सके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो भी हमने खाना खाया है वो 100% हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड हम बोलते हैं जिनको, जो हमारे बॉडी से बाहर आनी जरूरी है। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी से फिर बाहर चली जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे इजीसन। तो देखो, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने का 5 स्टेप में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, और कंप्लीट मतलब ऐसा समझ सकते हो कि कंप्लीट उसका काम खत्म हो जाता है। सबसे पहले इंजेशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजीशन। ठीक है, ये 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो अब मैंने बोला था कि जो अमीबा है वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो अमीबा में भी यही 5 स्टेप होने चाहिए। ठीक है, देखो ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या होता है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन में। ठीक है, तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखो, अब बात करना है हमें न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में कि अमीबा में एग्जैक्टली कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा करता है तो कैसे करता है, क्या उसमें प्रोसेसेस होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अमीबा ये है। ठीक है, अमीबा सिंपली कुछ नहीं करेगा, फूड पार्टिकल्स को देखेगा। ठीक है, अब उस फूड पार्टिकल को देखेगा ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसकी इंजेक्शन, वहां पे अपने अपने उसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और बेसिकली अलग अलग पार्ट्स होता है। ठीक है, ये हो गया सीडोपोडिया वाला पार्ट। सीडोपोडिया वाला पार्ट उस खाने को सराउंड कर लेगा, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अमीबा के पास देखोगे तो न्यूक्लियस होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जो उस खाने पे रिलीज करते हैं। ठीक है, और उस खाने पे रिलीज करके उस खाने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा इनऑर्गेनिक में। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक से उसको एनर्जी मिलने लगेगी। ठीक है, अब वहां पे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। अब डाइजेशन से वो जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो उस तक पहुंच जाएगा। जो लाइसोसोम, बेसिकली हम तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाई होगा, लाइसोसोम एक ऐसा सेल का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, सेल्स के पास, तो वहाँ पे लाइसोसोम होंगे जो फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करके डाइजेस्ट कराएंगे, जिसको हम बोलेंगे लाइक बॉडी के अंदर उसके पहुंचाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे नए फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि खाने को लिया उसने, अब वहां से वो पूरे बॉडी तक पहुंचेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन, जहाँ पे नया फ्रेश फूड वैक्यूल बनता है, पुराना वाला फूड वैक्यूल खत्म हो जाता है, फ्रेश फूड वैक्यूल बनता है जब भी वो खाना लेता है। ठीक है, और वहीं से फिर एनर्जी फैलती है हर बॉडी के अंदर, अलग अलग चीजें जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा बाहर निकाल देता है अपने बॉडी से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजीसन। ठीक है, तो अमीबा ने कैसे किया, अमीबा के पास, अमीबा अगेन 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजीसन। ठीक है, खाना लिया, ठीक है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स से सराउंड करके उस पे लाइसोजाइम वगैरह से इंजाइम रिलीज करके उसको डाइजेस्ट किया। फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बॉडी के अंदर, जो भी उससे न्यूट्रिशन मिल सकता था उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। अब उसके बाद क्या किया उसने कि अगेन मैंने बताया कि फ्रेश फूड वैक्यूल बनता है हर बार जब अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो वहाँ से फ्रेश फूड वैक्यूल बना। अब वहाँ से फिर बॉडी में पूरी जगह पे एनर्जी फैली, जिसको हम सिमुलेशन बोल देते हैं। उसके बाद
बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, जो अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको फिर वो छोड़ देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजीशन। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि अगेन हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो देखो, न्यूट्रिशन अमीबा हो गया हमारा। अब देखो, अब ह्यूमन की बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, यानी कि हम बॉडी के अंदर खाने को लेते हैं और फिर उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो उसका डाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है एग्जैक्टली उसको थोड़ा सा अगर हम समझें, तो देखो, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो देखो, कोई ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो मिला के बनाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जैसे कि माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और भी बहुत सारे पार्ट। ठीक है, वो बनाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, अब इसी फॉर्म में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड कर दिया है टू पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं वो, तो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट है उसके एसोसिएटेड कुछ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है सर, सबसे पहले इस पर बात करेंगे, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन्स क्या होते हैं इस पर बात करेंगे। तो देखो, जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो माउथ से लेकर एनस तक का जो भी पार्ट है जो एक लाइन में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस ऑल द पार्ट्स और ऑल द ऑर्गन्स एसोसिएटेड दैट दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑर्गन्स आर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन के साथ साथ और भी अलग फंक्शंस कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएट नहीं करते हैं, उनके और भी कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आ गया हमारा लीवर, उसमें आ गया हमारा पेनक्रियाज, उसमें आ गया हमारा फिर ये सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे पास पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है, और एक हो गया हमारा मेन एलिमेंट्री कैनाल जो कि हमारा माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट होता है। ठीक है, अब हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से नस तक का पार्ट होता है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि माउथ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसके साथ और भी जो भी एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हम पहले एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट करेंगे और फिर हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हुए जाएंगे और फिर उनमें डाइजेशन कैसे होता है उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा डाउट को। ठीक है, और अगर लेक्चर यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो तुम्हें पता है क्या करना है फिर। चलो, देखो, अब हम जब बात करते हैं माउथ के बारे में, तो माउथ में हमें पता है कि सबसे फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, जहाँ से हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं तो माउथ में ही जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब उस खाने को हम चबाते हैं और क्रश करते हैं। ठीक है, और वो भी किसके मदद से, तो दांत की मदद से। तो फंक्शन ऑफ टीथ भी हमें पता चल गया, च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि जो फूड है ना हमारा, वो बेसिकली सलाइवा होता है हमारे माउथ के अंदर, उस सलाइवा से बेसिकली फूड जो है वो मिक्स होता है। ठीक है, मिक्स कौन करता है सर, तो मिक्स करने का काम करता है टंग। ठीक है, तो देखो टंग क्या करता है कि सलाइवा को और फूड को मिक्स करने का काम करता है। ठीक है, अब मिक्स क्यों करना जरूरी है सर सलाइवा को, ताकि खाना जो है ना वो वेट रहे, वो वेट हो जाए। ठीक है, अब जब खाना वेट होगा ना तो सॉलो करने में दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, स्मूथली जो पासेज होगा फूड का वो हो जाएगा आसानी से हमारे ओसोफेगस के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं माउथ को समराइज करूं तो माउथ एक हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से हम खाने को खाते हैं और खाने को हम चबाते हैं, वहाँ से च्यू करते हैं, उसके बाद वो चबाते और च्यू करते हैं हम टीथ की मदद से, फिर वो खाना हमारा सलाइवा से मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ टंग। मिक्स करना इसलिए जरूरी है ताकि क्या हो सके, हमारा जो खाना है वो आसानी से पास हो सके आगे के हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ट्रैक में। ठीक है, तो माउथ क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता माउथ में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब माउथ में क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कि माउथ के अंदर है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड एक इंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम रिलीज करता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो क्या क्या करता है बेसिकली, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा रहता है और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज रहता है, समझ सकते हो। ठीक है, जो कि एक वाटरी फ्लूइड है। इसका काम क्या है, जो भी हम कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स खाते हैं, यानी कि सिंपली स्टार्च जो हम खा रहे हैं,
ठीक है, उन स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में। कैसे करता है सर, ये देखो क्या हुआ कि हमारे पास है स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च पे हमारा सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करेगा और उसको तोड़ देगा माल्टोज में, ठीक है। अब देखो, अब ये जो था हमारा स्टार्च, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, लेकिन ये जो माल्टोज है ये है सिंपल शुगर, ठीक है। देखो, ये स्टार्च के स्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े चैन्स बने हुए हैं यहाँ पे, राइट। अगर तुम देख पा रहे हो यहाँ पे देखो, बड़े बड़े चैन्स बने हुए हैं लगातार। तो इन्हीं को क्या करता है, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उनको छोटे छोटे चैन्स में तोड़ देता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली क्या, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, जो कि स्टार्च में होता है हमारा, ठीक है। करीब करीब 36 to 40% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो माउथ में हमारा सबसे पहला, अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डाइजेशन हमारा कहाँ से बिगेन करता है, स्टार्ट कहाँ से करता है, तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब कौन सा पार्ट, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बट क्या डाइजेस्ट होता है, तो हमारा ये स्टार्ट डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम। अगला हमारा पार्ट है माउथ। तो हमारे माउथ तो हो गया ओसोफेगस का फर्स्ट पार्ट, जहाँ से हमने खाने को इंजेस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद हम चू करके उसको फर्दर पास कराएंगे। तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस क्या होता है सर, फूड पाइप होता है, ठीक है। अब ये कैसा करता है, देखो ध्यान से समझो इस पॉइंट को कि ओसोफेगस जो है ना, वो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है। ये पूरा पार्ट है हमारा ओसोफेगस का। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही खाना अंदर आएगा ना, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगेगी इस मसल्स की। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसे थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। इससे क्या होगा कि जो खाने की पासिंग है वो ईजी हो जाएगी, खाने की पासिंग जो है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। और इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से तो क्या हो जाएगा, तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ ओसोफेगस इज ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ये भी याद रखना। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है सर, तो वैसा मूवमेंट जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं हो, जैसे कि ब्रीदिंग, जैसे कि हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग हो गया, वो बहुत सारे हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जिनके बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है तुम्हारा कि ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जहाँ से हमारा फूड पाइप से बेसिकली खाना आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब खाना एक बार जो फूड पाइप से आ गया नीचे, तो फूड पाइप से कहाँ जाएगा, वो उसके अगले पार्ट में जाएगा। अगला पार्ट कौन है सर, तो अगला पार्ट है हमारा स्टमक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो, अब ये जो स्टमक तुम देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक जे शेप ऑर्गन है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये जे शेप ऑर्गन है, ठीक है। और ये सबसे वाइड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि स्टमक के अंदर हमारा खाना करीब करीब 4 से 5 घंटा तक, 3 से 5 घंटे ऐसा मान सकते हो, स्टोर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग इंजाइम्स होते हैं और कुछ एसिड्स, बेसिकली एक एसिड होता है, ठीक है, और भी इसमें कुछ काम होता है जहाँ जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला पार्ट तो ये है कि इसमें वाटर रहता है और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ठीक है। पानी रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए कि सर HCl रहता है, तो HCl तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं ऐसा क्रोड कर देता है, फिर कुछ भी ऐसा मतलब कि हमारे स्टमक को जला क्यों नहीं देता, ठीक है। तो जला इसलिए नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले, म्यूकस बोलते हैं जिनको, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला, उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे स्टमक में HCl कर क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, HCl क्या कर रहा है बेसिकली, तो एक इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन, ठीक है। इस पेप्सिनोजेन को ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इस पेप्सिनोजेन को, इसका काम है एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करके क्या बना देगा, पेप्सिन बना देगा। फिर पेप्सिन क्या करेगी, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा,
ठीक है। हमारे स्टमक में क्या मिलता है, वाटर मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में जो भी हम हमारे खाने के थ्रू बैक्टीरिया वगैरह और जो भी पैथोजेंस आ गए हैं उनको भी मार रहा है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, HCl क्लियर हुआ। अब देखो, अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अब वो तो हो गया कि HCl जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन HCl हमारे स्टमक को जला क्यों नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि वहां पे रहता है एक म्यूकस का प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन देता है हमें HCl से। एक मोटा सा लेयर होता है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ में लुब्रिकेट करता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है पेप्सिन से भी हमारे बेसिकली म्यूकोसा पार्ट को। म्यूकोसा मतलब कि जो आउटर लेयरिंग होती है स्टमक की, उसको म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा, सिरोसा, सब म्यूकोसा, ऐसे तीन चार हमारे लेयरिंग होती है स्टमक की। नहीं पढ़ना है अगेन, बट ऐसा समझो कि जो इनर मोस्ट लेयर होता है स्टमक का उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जिस लेयर को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। क्लियर है, किससे प्रोटेक्ट करेगा, HCl और पेप्सिन से करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे बॉडी में एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा। जो लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और बहुत तला हुआ और इन सभी चीज़ों को खाते हैं, तो उनको एसिडिटी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उस केस में हमारा जो बॉडी है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और म्यूकस भी प्रोड्यूस करने लगता है, विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एसिड, और उससे क्या होगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी हमें। ठीक है, वो प्रोसेस है हमारा। ठीक है, आई होप स्टमक का पार्ट क्लियर हो गया होगा, और स्टमक में जो भी चीज़ें थी उसको हमने डिटेल में देखा, कौन कौन सी चीज़ स्टमक में मिल रही है हमारा, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। ये 5 चीज़ें हैं याद करने के लिए। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है कि थोड़ा मैं लीवर के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, ये तो था हमारा फूड पाइप, जिस ओसोफेगस बेसिकली जहाँ से हमारा खाना आया। ठीक है, अब खाना जैसे यहाँ से आया, यहाँ पे है तुम्हारा पूरा का पूरा ये स्टमक, ये पूरा का पूरा तुम्हारा स्टमक है। ठीक है, ये है तुम्हारा लीवर। ठीक है, लीवर क्या होता है सर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये है तुम्हारा लीवर। लीवर के साथ लगा रहता है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर क्या करता है, कुछ नहीं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है एक गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, बेसिकली बाइल जूस उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, वो आता है धीरे धीरे गैल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। ये पूरा गैल ब्लैडर है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टोर होगा ना, तो ये फिर फर्दर जो ये पार्ट है पूरा हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये गैस्ट्रिक जूस आके, सॉरी, लीवर का जूस जो होगा बाइल जूस, वो आके रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है हमारा पेनक्रियाज का। ये है हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रेटिक जूस, जो कि अगेन इस डक के थ्रू दोनों साथ में मिलेंगे, और फिर ये इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलेंगे। बेसिकली बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन में मिलने वाले जूस को इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। वो तीनों मिलेंगे और फिर खाने को डाइजेस्ट करेंगे सबसे ज़्यादा अमाउंट में। कहाँ पे मिलेंगे सर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, वहाँ पे मिलेंगे। अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लोचार्ट टाइप का था, जहाँ पे पूरा हमारा फंक्शनिंग कैसा हो रहा है ये हमने समझा, कि हमारा खाना है ओसोफेगस से स्टमक तक पहुंचा, स्टमक से खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ड्यूडेनम का पार्ट है, जहाँ पे बेसिकली लीवर से बाइल जूस आ रहा है, पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस आ रहा है, और इंटेस्टाइन का एक अपना जूस है, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं इसको। इसको सक्कस इंट्राइकस भी बोलते हैं। वो क्या करता है, ये तीनों जूस मिलकर खाने को आगे डाइजेस्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वी विल डिस्कस इन वेरी मच डिटेल ऑल्सो। आई होप इस पॉइंट तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, थोड़ा लीवर के फंक्शंस की हम बात करें अगर, तो क्या करता है लीवर, तो देखो, लीवर का मेन काम है बाइल जूस प्रोड्यूस करना, जो कि मैंने बता दिया ऑलरेडी। बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है, गल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, अब देखो बाइल जूस क्या करता है। अब देखो क्या है था हमारा, कि फूड आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सॉरी सोफेगस से, और ये फिर हमारा जा रहा था स्टमक के अंदर। स्टमक में रहता है HCl। ठीक है, और HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा जो खाना था ना वो एसिडिक था। ठीक है, जिसको हम काइम भी बोलते हैं। जो खाना जब हमारा पेट में चला जाता है तो उसको हम, लाइक स्टमक में चला जाता है तो उसको हम काइम बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये खाना हमारा एसिडिक था, अब ये खाना आया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता है। ठीक है, और वो हमारे खाने को एल्कलाइन यानी कि बेसिक बना देता है। ठीक है, और बाइल जूस ही हमारा क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है सर, तो देखो, जो भी हम फैट खाते हैं ना, वो बड़े बड़े चेन में रहते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े चेन में रहेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो इन फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में, और इन छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, तो जब ये कॉम्प्लेक्स फैट टूट जाएंगे सिंपल फैट में,
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में, दैट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आई होप यहाँ तक के पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं हम। लीवर के बारे में हमने जो भी चीज़ें देखा, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट याद रख लो, मोर देन एनफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मैंने बता दिया क्या होता है, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जब हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, जिसमें हमने क्या किया, ये है हमारा फैट का ग्लोब्यूल, बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि हमारे पास जो बाइल जूस होता है उसमें बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिंपली क्या करती हैं, बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में तोड़ देती हैं। जैसे कि एक ग्लोब्यूल है, उस पर बहुत सारे बाइल सॉल्ट एक्ट करेंगे और उसको फिर तोड़ देंगे। तो ये था हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का कहानी, ठीक है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आगे हम बात करते हैं इमल्सिफिकेशन के साथ और क्या है, इसको हम समझते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि एक और ऑर्गन रहता है जो पेनक्रियाज है हमारा, ये वाला पूरा। देखो ये वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जो हमारा पेनक्रियाज है वो क्या करेगा, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रेटिक जूस, ठीक है। जो कौन कौन सा एंजाइम रहता है पेनक्रेटिक जूस में, 3 एंजाइम रहते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रेटिक अमाइलेज, ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, देखो जो स्टमक में हमारा जो प्रोटीन था ना, स्टमक में जो प्रोटीन था, ठीक है, वो टूट जाता है पेप्टाइड में, ठीक है। इसके मदद से वो पेप्टाइड में टूटता है, तो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, जो कि स्टमक में मिल रहा था, ठीक है। अब ये पेप्टाइड जो है ना, ये पेप्टाइड अगेन टूटेगा अमीनो एसिड में। किसके मदद से टूटेगा सर, तो ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा ट्रिप्सिन के मदद से, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमारा जो प्रोटीन था वो पेप्टाइड में टूटा और पेप्टाइड से फिर अमीनो एसिड बना हमारे ट्रिप्सिन की मदद से, तो यही हो गया हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कराने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, तो वही अगेन हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, यानी कि अब जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स थे वो तो छोटे छोटे में टूट गए, ठीक है। अब इनको आगे और फर्दर तोड़ेगा फैटी एसिड के अंदर, ठीक है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, इसमें तोड़ेगा, उसका नाम है फैटी एसिड, तो उसमें तोड़ देगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और सॉरी इमल्सिफाइड फैट का ब्रेकडाउन करना जो लाइपेज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा पेनक्रेटिक अमाइलेज, जो कि हमारा अगेन जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कराने में मदद करता है, ठीक है। जो ये एंजाइम था हमारा पेनक्रियाज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो अब खाना आया कहाँ से था, तो हमने तो वो सब चीज़ देख लिया कि कहाँ से कैसे आया, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा। स्टमक तक खाना पहुंचा था, उसके बाद खाना पहुंच गया हमारा, जो काइम था बेसिकली वो पहुंच गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 5 to 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे फाइनल खाने की डाइजेशन होती है, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट करता है जिसका नाम है सक्कस इंट्राइकस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर और डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो देखो और क्या क्या है, हम देखो इसका जो ये सक्कस इंट्राइकस एंजाइम था वो भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड। जो भी हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ है, अभी काइम बेसिकली जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो डाइजेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं वो कुछ इंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि पेप्टाइडेज टू स्प्लिट स्मॉल पेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड, अगेन जो मैंने बताया था कि पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है अमीनो एसिड में, कौन करता है, तो पेप्टाइडेज एक इंजाइम होता है। इसके साथ कौन करता है, तो ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम था, वो भी करता था, ठीक है। माल्टेज एक्ट एज माल्टोज एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। अब देखो मैंने बताया था कि जो स्टार्च है हमारे पास, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था माल्टोज में माउथ के अंदर, अब ये माल्टोज फर्दर टूट जाएगा ग्लूकोज में, कौन करेगा, तो माल्टेज करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक। अब देखो अब सुक्रेज एक और एंजाइम है जो सुक्रोज पे एक्ट करता है और वो भी ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब सुक्रोज क्या होता है सर, तो माल्टोज की तरह ही एक सुक्रोज भी एक टाइप का ग्लूकोज लाइक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो कि उसको सिंपली फिर से तोड़ेगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। उसके बाद लैक्टेज अगेन है जो कि लैक्टोज पे एक्ट करता है, और लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो उसको ग्लूकोज में अगेन कन्वर्ट कर देता है और लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये डाइजेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे उनके लिए स्पेसिफिक लैक्टेज एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो ज़्यादा मिल्क मिल्क और दूध पीते हैं, इसलिए उनके इन्फेंट्स में बेसिकली, ठीक है। उसके बाद लाइपेज है जो हमने बात किया कि अगेन जो फैटी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक में सभी चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर यहाँ तक में कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट में बताओ, वहाँ पे हम डाउट को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
और आगे की चीज़ों के फिर बात फिर डिस्कस कर। अब देखो, अब है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। खाने का डाइजेशन तो हो गया, जो भी इंजाइम्स हैं वो खाने को अलग अलग फॉर्म में तोड़ तो दिए, ठीक है। अब इनका डाइजेशन भी तो, सॉरी, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी तो होना होगा, क्योंकि होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था ना कि कैसे हमारा फूड जो था वो डाइजेस्ट हो रहा था। तो सब बेसिकली कैसे फूड का क्या हो रहा था, तो सबसे पहले डाइजेशन था जो हमने कर लिया, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन तो कराएंगे ना फूड का। तो देखो, अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। देखो ये हमारा मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। भिलाई क्या करता है बेसिकली, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना उससे बेसिकली एब्जॉर्प्शन में मदद कर सके, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, जो खाना हमारा एब्जॉर्ब किया है विलाई, वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है। अब वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, तो वो ब्लड वेसल देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से हमारा जो खाना है वो एंटर करेगा इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये रेड और जो ग्रीन तुम्हें दिख रहा है वो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे तुम्हारा खाना जो एंटर करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिर क्या होगा उस डाइजेस्टेड फूड का, कि हर एक सेल के पास वो खाना पहुँचाया जाएगा फ्रॉम हेड टू टो, ताकि उससे हमारा जो सेल है वो रेस्पिरेशन करके एनर्जी ले सके, ठीक है। ऑक्सीडेशन उसका रेस्पिरेशन के थ्रू बेसिकली वो एनर्जी ले पाएगा। हम आगे देखने वाले हैं कि वो भी प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी, अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू टिश्यू के लिए बनाने के लिए रिपेयर करता है ओल्ड टिश्यू को, और जो भी टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने के लिए वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो हुआ है वो आगे चला जाएगा और वो काम करने लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब खाना पहुंचा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो खाना जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे क्या होगा बेसिकली, वाटर एब्जॉर्ब होगा। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ना, वो हमारा सिकम, कोलोन और रेक्टम, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये पार्ट को हम बोलते हैं पूरा सिकम, ठीक है। कोलोन ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ठीक है। ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे बेसिकली ये सिकम वाला पार्ट है, और ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये डिसेंडिंग कोलोन है। और यहाँ से फिर रेक्टम वाला पार्ट ये हो गया, और फिर ये जो पार्ट है ये एनस है, ठीक है। यहीं से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, और यही पार्ट जो था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट था, अगर तुम्हें याद हो तो हमने बात कर लिया माउथ से लेकर एनस तक के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, अलॉन्ग विथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स थे जैसे कि हमारा लीवर और पेनक्रियाज, उन पे भी बात किया हमने, सलाइवरी ग्लैंड पे भी बात कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगर इस पॉइंट तक में तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और फिर हम उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से एक हमारा कंप्लीटली हमने एक पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, और ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे डाइजेशन होता है उसको हमने बहुत फास्टली कवर किया है, ठीक है। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के, ठीक है। जो हमारा सेकेंड लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखो, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेते हैं, किसके थ्रू, तो जो भी सेल के अंदर खाना था ना उसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेते हैं, ठीक है। कैसे एग्जैक्टली प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। तो देखो, जो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे रहा था, अब वो ब्लड क्या कर रहा था, सेल्स तक पहुंचा रहा था खाने को, ठीक है। बेसिकली ग्लूकोज को अब खाना नहीं बोलेंगे, हम ग्लूकोज बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो जो ग्लूकोज था ना वो बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ टूट जा रहा था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और उससे हमें एनर्जी भी मिल रही थी, मिलती है बेसिकली। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एटीपी क्या होता है, तो एटीपी एक एनर्जी का यूनिट होता है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो खाना आया है, जो ग्लूकोज आया है, उसको जब तोड़ के हम एनर्जी ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर रेस्पिरेशन तो समझ में आता है, लेकिन ब्रीदिंग क्या होता है, क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होता है, नहीं। ब्रीदिंग क्या होता है ये देखो, ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पे हम इनहेलेशन यानी कि सांस लेते हैं, यानी कि हवा ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सलेशन करते हैं।
तो इनहेलेशन और एक्सलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम जो फूड मॉलिक्यूल्स हमारा यानी कि ग्लूकोज है वो टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये पहला काम हो गया। अब देखो जो ब्रीदिंग है हमारा वो एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑक्सीजन को इनहेल किया हमने, CO2 को छोड़ा, यानी कि एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब ब्रीदिंग जो है वो हमारा पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो हमारे एनर्जी रिलीज करने के लिए में इन्वॉल्व रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा आई होप, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी मूव करेंगे क्योंकि ये टॉपिक वैसे ही थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है हम उस पर ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास आता है हुँ। अब हमारे पास आता है रेस्पिरेशन, जिसके 2 टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के 2 टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे हमें जब एनर्जी मिलती है, जो हमारा फूड मॉलिक्यूल टूटा है, वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हमारा एनर्जी मिल रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर वी गेट एनर्जी और थ्रू द लाइक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास अगेन 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एल्कोहलिक रेस्पिरेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम इस पे देखेंगे कि क्या होता है ये। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है एग्जैक्टली, चलो समझते हैं उसको भी। देखो अगेन, अगर हम इसमें बेसिक बेसिक सा डिफ्रेंशिएट करें, तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एरोबिक हो गया। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही ये प्रोसेस होता है। कैसे एग्जैक्टली होता है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल बनाता है जिसको स्पेसिफिकली इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली मैमल्स और ह्यूमंस बीइंग में होता है। मैमल्स क्या होता है हायर क्लास में तुम पढ़ोगे, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है, ठीक है। और कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया में होता है और प्लांट्स में भी ये रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है 4। अगर आ भी, वैसे तो बहुत कम चांस है कि आएगा, बट आ भी गया तो तुम्हें आइडिया है अब लिखने का एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो, अब ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। देखो, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखो क्या था कि हमारे पास ग्लूकोज थे, ठीक है। ग्लूकोज था हमारा जो कि सेल तक पहुंचा था, ठीक है। अब वो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। यानी कि इसमें ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ये पहुंचा ग्लूकोज, ठीक है, उसमें एक रिएक्शन होता है और ये ग्लूकोज जो था वो कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, ठीक है। और पायरुवेट क्या होता है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारा ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, वैसे ही पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया हमारा ग्लूकोज, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में हमारा ग्लूकोज टूट गया। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको हम पायरुवेट बोलते हैं। कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब वहां से फिर क्या करेगा, सेल डिसाइड करेगा कि क्या हमारे पास ऑक्सीजन है या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, तो वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के केस में वो जो पायरुवेट है वो इथेनॉल CO2 में टूट जाता है और वहां से थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी बहुत कम होती है, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए हमारे बॉडी का, ठीक है, तो वहां से सेल डिसाइड करता है कि नहीं, अब हम फर्दर इस प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेज सकते। तो वहां पे क्या होगा कि वो जो 3 मॉलिक्यूल था हमारा पायरुवेट वाला, उससे वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी, ये भी कम होती है, ठीक है। अब देखो, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस केस में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि लैक ऑफ रेस्पिरेशन, एनोबिक कंडीशन में हमारा बॉडी चला जाएगा, वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसी लैक्टिक एसिड से हमारे बॉडी में पेन वगैरह होने लगता है, मसल्स में पेन वगैरह होने लगता है, ठीक है। दैट इज़ वन रीज़न, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमारा ये जो पायरुवेट है, ठीक है, अगर सेल के अंदर लगे कि हाँ ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर ये जो पायरुवेट है वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। और फिर वहाँ पे उसका कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है और फिर ये पायरुवेट CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा आई होप।
ठीक है। अब ये वही पाथवे हो गया जहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? तो अगर हमारा वाटर सॉरी एब्सेंस है ऑक्सीजन का, तो लैक्टिक एसिड बना रहा है, ह्यूमन में प्रेजेंस है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, और ईस्ट का केस हमने देख लिया, इथेनॉल बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इस फ्लो चार्ट को पूरा माइंड में रखना। अब ये प्लांट में कैसे होता है सर? तो प्लांट में देखो, प्लांट में एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, तो अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टोमेटल पोर के थ्रू CO2 अंदर चला जाता है एटमॉस्फेयर से, और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। लेंटिसेल्स होते हैं इनके अंदर, वो भी हाँ बेसिकली वो करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अब। कौन कौन सा पॉइंट हमें इसमें याद रखना है, इसको एक बार देख लें। हाँ, स्टोमाटा और लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, वही हो गया हमारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन एयर, हम ऑलरेडी इन पॉइंट्स पे सब कुछ पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हम स्टोमाटा के बारे में बात कर रहे थे तब। ठीक है, आई होप वो तुम ऑलरेडी तुम्हें वो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक्चुअल टॉपिक आता है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में बात कर। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन करने के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, अगेन जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वैसे ही रिस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन कराता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि इसके पास भी कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स होंगे जिससे रेस्पिरेशन हो रहा होगा हमारा, राइट। तो वही सेट ऑफ ऑर्गन है हमारे पास जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इन इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है इसके बारे में। ठीक है, बहुत कम हम पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो क्या होता है बेसिकली कि ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। ठीक है, अब वो ज़्यादा है तो कम की तरफ तो मूव करेगा ही, तो वहाँ से नेजल कैविटी में मूव करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, नेजल कैविटी क्या है सर? तो देखो ये है नेजल कैविटी, ये जो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी। ठीक है, इसके बाद अब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो नेजल कैविटी तक ऑक्सीजन पहुँचा, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, अगेन फेरिंग्स क्या होता है सर? तो एक कॉमन पैसेज है फेरिंग्स जहाँ पे फूड और एयर दोनों, खाना जो खाते हैं वो भी मिलता है और ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं वो भी मिलता है, तो कॉमन पैसेज होता है ये फेरिंग्स का। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। अब देखो, फेरिंग्स के बाद खाना पहुंचा ट्रैकिया में, ट्रैकिया भी देखेंगे, फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई में। ठीक है, और एल्वोलाई पे क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, यानी कि जब हम सांस इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में एल्वोलाई जो है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, और मीनवाइल हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स तक पहुंचा और फिर दोनों में एक्सचेंज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लाइक लंग्स में चला जाता है और ऑक्सीजन हमारे अगेन ब्लड में आ जाता है, और फिर वो ऑक्सीजन ब्लड तक सप्लाई होता है। ठीक है, वो काम हो गया। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एंटर्स इनटू ब्रोंकाई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला वही एयर ब्रोंकाई में एंटर कर जाएगा, फिर ब्रोंकाई से वो ट्रैकिया तक पहुंचेगा, ट्रैकिया से नेजल कैविटी तक पहुंचेगा, और फिर वो एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट ट्रैक था हमारा जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हमारे पास ब्रीदिंग का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, हम अच्छे से इसको समझ चुके हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सारा क्लियर होगा कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अगेन कमेंट में बताओ, बता देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये एक स्ट्रक्चर है एल्वोलाई का। ठीक है, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वोलाई में। ठीक है, 40 मिलियन एल्वोलाई के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स में। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, अगर हम डिटेल में इसको समझें तो देखो ये है हमारा एल्वोलाई। ठीक है, ऑक्सीजन हमने अंदर हम जस्ट लेके आए हैं, CO2 है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ये CO2 हमारे एल्वोलाई में चला जाएगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन हम लेके आए हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिल जाएगा, ये ब्लड कैपिलरी है बेसिकली। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो CO2 था वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन आया है वो हमारे ब्लड में कंबाइन हो जाएगा, और फिर उससे हम अपने सेल्स तक पहुंचा सकते हैं ताकि हमारा फर्दर रेस्पिरेशन हो सके। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो, अब ये कैसे एग्जैक्टली जो हमारा ये है ऑक्सीजन कैसे एग्जैक्टली ओलिवलाई से अंदर आ पाता है और CO2 कैसे छूट जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हमें देखना है। ठीक है, तो देखो हमारे ब्लड में होता है एक हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन का क्या होता है सीन, ये समझते हैं। हीमोग्लोबिन में रहता है आयरन। ठीक है, हीम और ग्लोबिन मतलब आयरन, ग्लोबिन आयरन के साथ कुछ ग्लोबुलिन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम का मतलब आयरन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है और फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, तो एल्वोलाई से ब्लड के अंदर। ठीक है, और फिर वो ब्लड को लेके जाएगा अलग अलग सेल्स के पास।
CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म, और CO2 को डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आई होप ये कोई उतना टॉपिक नहीं था, ये क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसकी एफिनिटी है, ये सबसे ज़्यादा बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन से, और फिर CO2 से। ठीक है, यानी कि जैसे ही इसको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा, अगर मान लो ऐसे ऐसे समझो इसको, कि अगर मान लो हमारा जो ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अगर हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ये है हमारा हीमोग्लोबिन, अगर ये हीमोग्लोबिन हमारा अटैच है ऑक्सीजन से, हमारा हीमोग्लोबिन और ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे ही इसको एक कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को बोलेगा भाई तू अपना रास्ता देख, वो क्या होगा, वो अगेन हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करने की कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड CO2, उसके बाद ऑक्सीजन की और फिर CO2। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा होगा कि ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स में चल जाता है जब हम इनहेल करते हैं तो। ठीक है, अब मीन वाइल क्या है कि हमारे ब्लड कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो आया हुआ है। ठीक है, तो अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन देखेगा कि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला पार्ट, लेकिन उसके एल्बोलाई में तो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा और ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है उससे बाइंड करने की, राइट। तो जैसे ही उसके साथ बाइंड होगा, अगेन फिर वो ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, मतलब कि अगर तुम सांस कितना भी निकाल दो, ठीक है, फोर्सफुल एक्सेलेशन कर दो, फिर भी हमारे बॉडी के अंदर इतना 1100 से लेकर 1200 ml तक ऑक्सीजन रहता ही रहता है, ताकि एयर रहता ही रहता है, ताकि हार्ट लंग्स को कोलैप्स करने से बचाया जा सके। ठीक है, हायर क्लास में तुम और पढ़ोगे, रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ रेजिडुअल कैपेसिटी भी होती है, अलग अलग कैपेसिटी अलग अलग वॉल्यूम के साथ बारे में पढ़ोगे, वो हायर क्लासेस की बात है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, हम अच्छे से यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो हम बात कर रहे थे इनहेलेशन और एक्सेलेशन की, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझें तो क्या होता है। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने एक पॉइंट पे डाल दिया है। देखो, इनहेलेशन में जो हमारा डाइफाम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इनहेलेशन मतलब सांस लेना। ठीक है, डाइफाम क्या होता है, तो मसल्स होता है हमारे यहाँ वाला। ठीक है, जो हमारे रिब केज के लास्ट पार्ट में जो मसल दिखता है वो है हमारा इंटरकोस्टल मसल, वो है हमारा बेसिकली डाइफाम। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारा डाइफाम है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हम सांस लेते हैं, तो ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर था ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, तो रीब केज के साथ भी हमारे पास बहुत सारे मसल्स होते हैं, वो हमारे इंटरकोस्टल मसल होते हैं। ठीक है, उसके बाद रीब केज अपवर्ड मूव, अपवर्ड की तरफ मूव होगा, जैसे कि देखो मैं इनहेल कर रहा हूँ, तो मेरा रीब केज फॉरवर्ड अपवर्ड मूव हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ओवरऑल जो थेरोसिक कैविटी है हमारी, उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, राइट। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना, तो एयर प्रेशर सराउंडिंग द लंग्स डिक्रीज हो रहा है, एयर प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो जब एयर प्रेशर कम हो रहा है लंग्स के अंदर और प्रेशर ज़्यादा है हमारे एटमोस्फेयर में, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक ऑब्वियसली फ्लो होगा एयर का। ठीक है, और एयर हमारे एटमोस्फेयर से और इन्वायरमेंट से लंग्स तक पहुंच जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और एयर प्रेशर। ठीक है, आई होप यहाँ तक में तुम्हें इनहेलेशन प्रोसेस पूरा क्लियर होगा। अब देखो एक्सेलेशन क्या है। अब जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ऐसे इनहेलेशन में, वो अब रिलैक्स होगा, ठीक है, फ्लैट होगा। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे, रीफ केस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि जो हमारा ये थेरोसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम छोटी पड़ जाएगी, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब छोटी पड़ जाएगी, तो जो एयर प्रेशर सराउंडिंग में था उसके कंपेरिजन में लंग्स में एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अगेन ज़्यादा से कम की तरफ तो जाएगा ना, तो अगेन जो एयर हमारे लंग्स में है वो एक्सेल होकर CO2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलेशन। ठीक है, तो दिस वाज फ्रॉम इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम। रेस्पिरेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है वैसे तो, बाकी इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स जो है उसको हम अगर डिवाइड करें तो फिर एल्वोलाई मिलता है, ये पूरा एल्वोलाई है। ठीक है, ये एक एक एल्वोलाई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई का। ठीक है, और ये बहुत पतला होता है, एक सेल से बना हुआ पतला होता है। क्यों पतला होता है, ताकि हम जो एक्सचेंज है वो फास्ट करा सकें। ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन में इफेक्टिवली कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि वो वन सेल वाल पतला है एल्वोलाई। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफ़ी स्मूथ होते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जिससे
बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें आसानी हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स अगर लिख देते हो वहाँ पे तो फुल मार्क्स मिल जाएँगे। 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, इस पे भी 4 मार्क्स लगा सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस हमने 2 सिस्टम के बारे में बात कर लिया, जो कि पहला था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरा पार्ट। ठीक है? उसके बाद हमने बात किया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पार्ट। ठीक है? अब ट्रांसपोर्टेशन का बात करते हैं कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है? तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइव प्रोसेस है जहाँ पे जो भी बॉडी में सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो बने हुए हैं या फिर जो हमने खाया है, वो एक सेल से या फिर एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मूव करेगा। ठीक है? तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ये सब्सटेंसेस एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मूव करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन। राइट? ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा। देखो, अब जो भी फूड है, CO2 है, ऑक्सीजन है, मेटाबॉलिक वेस्ट है और हार्मोन है, इन सभी चीज़ों को कौन लेके जाएगा? इन सभी चीज़ों को ब्लड लेके जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है? तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्लड रिस्पॉन्सिबल है सर। ब्लड क्या होता है, कैसे है? अब चलो ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो कंप्लीट होता है इन 3 चीज़ों से। कौन कौन सा है ये है सबसे पहले हमारा ब्लड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अभी कि कितना इंपॉर्टेंट है, और अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने वाला। ठीक है? वो कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बेसिकली ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। और हार्ट है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन। ठीक है? इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम और एक एक करके पहले हम ब्लड देखेंगे, फिर ब्लड वेसल देखेंगे, फिर हार्ट को देखेंगे। ठीक है? जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास ब्लड के लिए क्या क्या चीज़ें हैं कहने के लिए। ये देखो, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है? जो सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। ठीक है? और वो किससे सर्कुलेट किया जाता है, पंप किया जाता है, तो हार्ट से पंप होता है। ठीक है? अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास ब्लड। ब्लड को हम 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं कि ब्लड में क्या क्या रहता है। तो ब्लड में रहता है ब्लड प्लाज्मा, करीब करीब 55%। ठीक है? और ब्लड कर्पसल्स होते हैं 45%। ठीक है? तो ब्लड ब्लड प्लाज्मा में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट तुम्हें 2 प्रोटीन के बारे में पता रहना चाहिए। सीरम और फिब्रिनोजन 2 प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है? अब देखो, ये तो था ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा बेसिकली ब्लड जो था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड ब्लड कर्पसल्स। जो हमारा ब्लड था वो ब्लड प्लाज्मा में डिवाइड था। ब्लड प्लाज्मा में 2 चीज़ें मिलती है, सीरम और फाइब्रिनोजन। अब देखो, अब ये जो हमारा ब्लड कर्पसल्स है, इसमें कुछ टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि RBC सेल, WBC सेल, ठीक है, और प्लेटलेट सेल। ठीक है? तो ये कुछ टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। राइट? आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो गया हो। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम और एक एक करके थोड़ा सा इनको डिटेल में देखते हैं। हमारे ब्लड के 2 पार्ट, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कर्पसल्स। ठीक है? ब्लड प्लाज्मा में सीरम और फाइब्रिनोजन, ब्लड कर्पसल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है? RBC को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है? अब देखो, RBC का क्या काम है, इसको थोड़ा अगर हम डिटेल में देखें। RBC सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है? बाइकॉन्केव होता है, डिस्क लाइक होता है। ठीक है? अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है? हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये रेड कलर में दिखता है। ठीक है? अब एक बात और याद रखना कि RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है? नो न्यूक्लियस यहाँ पे। जो WBC है वो बड़े होते हैं, लार्ज न्यूक्लिएटेड होते हैं और कलरलेस होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है, सेल के फ्रेगमेंट्स हैं जिनका काम है ब्लड क्लोटिंग को कराना। ठीक है? बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए इस लेवल पे। ठीक है? ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ब्लड है वो क्या क्या काम करता है। तो अगेन, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग बॉडी सेल में डिलीवर करता है। वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे बॉडी के pH को मेंटेन करता है। ठीक है? फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है और ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है बाई क्लोटिंग। ठीक है? और जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है और उनको भी हमें इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। ठीक है? तो आई होप तुम्हें ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है? कि ब्लड में कैसे हमारा काम हो रहा है, ब्लड एग्जैक्टली कैसे कितने टाइप के होते हैं हमारे पास अलग अलग सेल्स ब्लड के अंदर, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और ये तो था ब्लड के बारे में। अब हम थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है? तो देखो, बेसिकली क्या है कि इसमें 3 टाइप के ट्यूब्स हमें देखने को मिलते हैं। सिंपली हम बात करें तो आर्टरीज, ठीक है, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है? अब सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में बात करेंगे। आर्टरीज क्या होता है, फिर वेन के बारे में बात करेंगे और फिर हम ब्लड कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है? देखो,
आर्टरी जो होता है वो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से बाहर, यानी कि हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाएगा। ठीक है, ये काम है आर्टरी का। वेन क्या करता है, वेन पूरे बॉडी से ब्लड को वापस लेके आएगा काम का। ठीक है, पूरे बॉडी से हार्ट में वेन वापस लेके आएगा ब्लड को। ठीक है, और कैपिलरीज क्या करता है, तो कैपिलरीज लिंक करता है आर्टरीज और वेन को। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें पहले वाले डायग्राम का, तो देखो यहाँ, देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये देखो, ये है मान लो आर्टरी, ठीक है, और ये है मान लो वेन। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल क्रिएट कराया है ना, ये चैनल है कैपिलरीज, ट्रू कैपिलरीज और अलग अलग कैपिलरीज होते हैं। इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है तुम्हें, बट ये याद रखो कि आर्टरी और कैपिलर ये वेन के बीच में जो चैनल क्रिएट हो रहा है, जो लिंकिंग हो रही है, दैट लिंकिंग इज बेसिकली प्रिपेयर्ड और डन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो, अब क्या होता है, आउटर कोट इज थिन, मिडिल कोट इज थिक। ठीक है, आर्टरीज के कोटिंग होती है आउटर, मिडिल और इनर। ठीक है, उसमें जो बाहर का कोटिंग है वो थिन होता है, पतला होता है, लेकिन अंदर का कोटिंग मोटा होता है। मोटा क्यों होता है इसके बारे में भी समझेंगे हम। इसका ल्यूमेन छोटा होता है, ल्यूमेन मतलब कि जितना होल का एरिया है वो, अगर कि ब्लड कितने एरिया में फ्लो कर रहा है, दैट इज ल्यूमेन। ठीक है, वो काम होता है। ठीक है, अब इसका जो मिडिल लेयर है वो थिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत हाई रहता है। जो 6 पॉइंट तुम देखोगे ना, तो ब्लड का प्रेशर बहुत हाई रहता है, ब्लड जो फ्लो होता है वो बहुत तेजी से होता है और जर्क के साथ होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है हमारा कि ब्लड का फ्लो इतना हाई होता है ना कि ब्लड का फ्लो इतना हाई होता है कि इसलिए उसका जो मिडिल का कोटिंग है वो मोटा रखना पड़ता है। ठीक है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, मतलब कि ये आर्टरी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पास करता है, यानी कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग जगह तक पहुंचाने का काम करता है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी याद रखना। इसमें वेल्व नहीं रहते। वेल्व क्या होते हैं, तो वेल्व बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को डायरेक्शन देता है कि किधर फ्लो करना है। ठीक है, अभी हम आगे वेल्व देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड बहुत तेज़ी से पास करता है। ठीक है, अगर हम वेन की बात करें, तो वेन में देखो, वेन क्या करता है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हर्ट। बताया था मैंने कि ये हर्ट के पास ब्लड को लेकर आता है। ठीक है, इसका आउटर कोट थिक रहता है लेकिन इनर कोट पतला पतला रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो उतना तेज नहीं रहता है, उसमें रैपिड और जर्क के साथ ब्लड फ्लो नहीं होता, इसका ल्यूमेन लाया जाता है इसीलिए। ठीक है, अब एक्सेप्ट ये इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन, इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड भी बोला जाता है, वो पास होते हैं। कौन से? एक्सेप्शन है यहाँ पे, पुल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन। पुल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग से हार्ट तक लेके आता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इम्यूनो वेल्व आर प्रेजेंट एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वही प्रेजेंट होता है जो वेल्व की बात करी हमने, वो प्रेजेंट रहता है और बैक फ्लो से वो प्रिवेंट करता है, और साथ ही एक डायरेक्शन भी देता है ब्लड को फ्लो करने के लिए। यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो लो रहता है और ब्लड काफ़ी स्लोली पास करते हैं वेन्स। तो ये था हमारा वेन का कहानी। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में कि कैपिलरीज कैसे ब्लड। पहला चीज़ तो है कि ये आर्टरीज और वेन के अंदर लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, बेसिकली दोनों का चैनल, जैसे कि मैंने चैनल बताया था आपको। ठीक है, और इसमें आउटर और मिडिल कोट एब्सेंट रहता है, इसमें सिर्फ एक ही कोट रहता है और इसका ल्यूमेन जो है वो स्मॉल रहता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इधर का पार्ट है उसमें कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो यही है हमारा कैपिलरीज का में डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड का क्लियर पता चलता है कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेमिलर वेल्व एब्सेंट है, बाकी इनमें प्रेजेंट, इसमें भी एब्सेंट था, बस इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इज फेलिंग। ठीक है, ब्लड फ्लो इज स्लो एंड कैपिलरीज। ठीक है, प्रेशर कम होता है और ब्लड फ्लो काफ़ी स्लो होता है इसका। ठीक है, तो ये था मतलब कि हमारा जो भी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, उसमें ब्लड कैसे फ्लो करता है और क्या क्या तरीका है उसका करने का। तो वही वेन, जो वेन में ये वेल्व्स थे उनके बारे में बात है कि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को, और ब्लड इज अंडर लो प्रेशर इन वेन। वो हमने देख लिया कि कैसे लो प्रेशर में काम करता है हमारा, और ब्लड में बैक फ्लो, यानी कि ये जो है ना, ये है आपका वेल्व। ठीक है, ये है वेल्व, ये ओपन वेल्व है। ठीक है, तो एक बार जब ब्लड अंदर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, उसके बाद ये जो वेल्व है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जब क्लोज हो जाएगा तो वापस से ब्लड नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे ही हार्ट में भी बहुत सारे वेल्व होते हैं, सेमिलुनर वेल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वेल्व, मिट्रल वेल्व। ठीक है, ऐसे कुछ वेल्व्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, हार्ट जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये था हमारा
उसके बाद देखो, अब ये क्या था कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, उनके थोड़े से एक्शंस के अगर हम बारे में बात करें, तो जो आर्टरी है वो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है और हाई प्रेशर में रहता है। इसके साथ एक पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ठीक है। जो वेन्स है वो ब्लड को लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और लो प्रेशर के साथ लेके आता है, एक्सेप्ट इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो गया कि एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, और कैपिलरीज हमारा सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए मेन यूज होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगेन कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करना है हमें। ये देखो, जैसे कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, तो एरोटा होता है, ठीक है। ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि वही एक्सेप्शन वाला बात हो गया जो हमने बात किया था। लार्जेस्ट वेन, वेना कावा, ठीक है। और ओनली ओनली वेन दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन, ठीक है, जो कि लंग से हार्ट तक लेके आता है। आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस बार बोला जा रहा है कि इसका डायग्राम लेवल करने के लिए आ सकता है, तो अगेन इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, हर्ट का डायग्राम, ठीक है। तो देखो, जब हम हर्ट के डायग्राम की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हर्ट है वो 4 चैम्बर हर्ट है, ठीक है। अब कैसे स्ट्रक्चर होता है वो मैं अगर समझाऊँ थोड़ा, तो देखो, दिस इज आवर हर्ट, अगर हम सिंपली ड्रॉ करें तो ये हम हर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। हर्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 चैम्बर जो दिख रहा है तुम्हें, ये 4 चैम्बर है हार्ट के, ठीक है। अब ये कैसे होता है चारों चैम्बर, इसको थोड़ा समझते हैं। जो ये वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं एट्रियम, ऊपर वाले दोनों चैम्बर, और नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। एट्रियम दोनों ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल्स। अब इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अपने सामने देख रहे हैं ना, तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा, अगर हम इस डायग्राम में ड्रॉ करें, तो दिस वन इज आवर राइट एट्रियम, दिस वन इज आवर लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज आवर राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट है स्ट्रक्चर? अब देखो, इसके साथ लगा रहता है वेना कवा का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऊपर एक वेना कवा और नीचे भी एक वेना कवा रहता है, ये वाला, ठीक है। तो जो ऊपर वाले वेना कवा है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा, जो नीचे वाला वेना कवा है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जो सुपीरियर वेना कवा है वो हमारे हार्ट के ऊपर वाला जो भी पार्ट है, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आता है, ठीक है। और इन्फीरियर वेना कवा का क्या काम होता है कि जो हमारे हार्ट से नीचे वाले जो भी पार्ट्स हैं उनसे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो राइट एट्रियम में लेके आएगा, ठीक है। जैसे ही वो राइट एट्रियम में लेके आता है, यहाँ से ये सेप्टम होता है जो बेसिकली चारों चैम्बर को सेपरेट करता है, ये सेप्टम, इसको एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको भी एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। ये एट्रियल सेप्टम है और ये वेंट्रिकल सेप्टम है, बेसिकली बाउंड्री जो क्रिएट होते हैं हार्ट के बीच में उनको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसी सेप्टम में लगा रहता है एक वेल्व, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वेल्व, ठीक है। अब वो ट्राइकैस्पिड वेल्व क्या करेगा, इस राइट एट्रियम वाले ब्लड को भेज देगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फ्लो चला जाता है हमारा, राइट वेंट्रिकल से, ये सेप्टम हो गया, मैंने डिसाइड बता दिया था आपको कि ये सेप्टम डिवाइड कर देता है, और फिर ये राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा हमारा, इसके थ्रू, कोलुमनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा फिर लंग्स में, और वहाँ पे उसका काम होगा जो कि हम देखेंगे। अभी तो हम बस पार्ट को समझ रहे हैं कि कैसे एग्जैक्टली इसका पार्ट रहता है, ठीक है। अब एक बार हमने राइट एट्रियम वाले पार्ट को समझ लिया, अब देखो, अब क्या होता है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हमें क्लियर हो गया। अब देखो, अब जब हमारा ये जो लंग्स था, इधर मान लो कहीं लंग्स था, ठीक है, लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन लेके आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगेन अगर मैं हार्ट बनाऊं तो कुछ ऐसा है हमारा हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लगे रहेंगे, ये जो है हमारा आर्टेरियल वेंट्रिकल वेल्व है, यहाँ पे लगे रहते हैं हमारे पास आर्टेरियल वेंट्रिकल सेप्टम है जहाँ पे वेल्व लगा रहता है, इस वेल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लड जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाएगा ये पूरा, ठीक है। और फिर ये जो वेंट्रिकल्स है ना, ये कनेक्टेड रहेगा इधर से अरोटा से, ठीक है। और अरोटा फिर क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, और अरोटा से वो ब्लड जो होगा वो पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा। इस तरीके से हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा हार्ट का पार्ट, जिसमें आपको कुछ कुछ पार्ट याद रखने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है।
कि हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है। उसके सेप्टम के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सेप्टम मतलब बाउंड्री जो होते हैं हमारे उनके बीच में, वो पता होना चाहिए कि कैसे बाउंड्री क्रिएट होता है और कैसे इसका काम हो रहा है, राइट। ये हमने देख लिया। कैसे कहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वेना कावा से आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से, ये हमने देख लिया। इसके बाद हमारी जो पल्मोनरी वेन है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से गया था, मतलब कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था लंग्स में, अब वहीं ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और फिर ये अरोटा की मदद से पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। ये था हमारा पूरा हार्ट का कहानी। तो ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लें, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो और इजी हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार इसको भी समराइज कर लेते हैं हम। देखो क्या है हमारे पास, हमने डिस्कस किया अगेन कि हार्ट है, ये मान लो आपका हार्ट है 4 चैम्बर में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ गया, मान लो आप पहले एट्रियम में आ गया सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से, ठीक है, ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में वो लेके जाएगी। अब उस जो ब्लड है वो हमारा, उस ब्लड का क्या होगा, उस जो लंग्स में वो ब्लड गई है उसका फिर गैसियस एक्सचेंज की वजह से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। यानी कि उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब जो ब्लड है ना उसको पल्मोनरी वेन कैरी करेगा और फिर उसको लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे और फिर अरोटा के मदद से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। सिंपल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये था वर्किंग ऑफ हार्ट का फंक्शन, ठीक है। और कहानी जो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने थे वो, और वर्किंग ऑफ हार्ट हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया अच्छे से, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है हमारा डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन का, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन अ साइकिल ब्लड पासेस द हार्ट ट्वाइस, तो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी कि अगर एक साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आ रही है तो उस केस को हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कैसे, तो देखो ब्लड 2 बार कैसे आई, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दोनों हमारा जो भी ये था, एक जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो देखो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। अब ये है हमारे चारों चैम्बर, तो एक बार इसमें क्या हो रहा है, एक बार इसमें आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर और नीचे दोनों से, तो एक बार फर्स्ट बार ब्लड आया, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया हमारे लंग्स में और फिर लंग्स से वो ऑक्सीजनेशन होके उस ब्लड का आ रहा है राइट लेफ्ट एट्रियम में अगेन। तो एक बार तो ब्लड आया एक साइकिल में, ठीक है, और फिर लंग्स में गया और फिर लंग्स से वापस ब्लड में आया। यानी कि एक ही साइकिल में ब्लड 2 बार आ रहा है हमारे हार्ट में, इसीलिए हमारे बॉडी में कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए, उसमें सिंगल सर्कुलेशन ही होता है, यानी कि ब्लड एक बार हार्ट में आता है और वहीं से पंप हो जाता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा डबल सर्कुलेशन का, योग क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने ऐसे समझा दिया आपको कि वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया डिस्कस, डबल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि हमें 4 चैम्बर वाला हार्ट क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके पास 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट वाले भी हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा क्या है कि हमें 4 चैम्बर हार्ट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं थोड़ा। देखो, तो जो 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, वो इजी कर देता है हमारा इस चीज़ का कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमें अच्छे से एनर्जी मिल सकता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में, राइट। तो वो हो गया हमारा, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू द बॉडी इन अ बेटर वे। समझ गए हम कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, ठीक है। हाई इफिशियंसी होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को मिलेगा, इस वजह से रेस्पिरेशन फास्ट होगा, यानी कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से फुलफिल हो जाएगी हमारी, राइट। अब मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन, और जैसे जैसे ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा वैसे वैसे हमें ज़्यादा एनर्जी भी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं हो। आगे बढ़ते हैं अब ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगेन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट आ सकता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो जिस प्रेशर से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना,
हमारे ब्लड वेसल्स में, यानी कि उन ट्यूब्स में, आर्टरीज और वेन में, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो उसमें दो टाइप का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा ब्लड आर्टरी में फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो वहां से जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि जो कंट्रैक्शन है उसका, वो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है और उससे कितना ब्लड प्रेशर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन, द प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। आप ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, यानी कि एक बार जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड तेजी से मूव करेगा। जब रिलैक्सेशन हुआ तो क्या होगा कि ब्लड आसानी से आराम से मूव करेगा। ठीक है, अगर हाई प्रेशर होगा तो हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो आर्ट्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, आर्टरीज के बाद आर्ट्यूल्स आते हैं, उसके बाद फिर कैपिलरीज तक कनेक्शन बनाता है, तो आर्ट्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम काफ़ी करीब है, तो हम उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा ब्लड था वैसे ही लिम्फ का सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी में लिम्फ का भी सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो लिम्फ फ्लूइड, जैसे कि ब्लड इटसेल्फ एक फ्लूइड था वैसे ही लिम्फ भी एक फ्लूइड होती है। ठीक है, अब ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स था हमारे पास, वैसे ही लिम्फ को फ्लो कराने के लिए लिम्फ वेसल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे लिम्फ नोड भी होता है, जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे चैनलाइज करने का मदद करता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये पूरे नोड्स हैं। ठीक है, जो गाइड करते हैं कि कैसे लिम्फ को फ्लो कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो एक एक करके इनका डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th में तुम जाओगे तब पढ़ोगे, बट बस हमें ये पता करना है कि ये जो लिम्फ है ना हमारा, ये कैसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में हम पता कर। तो देखो लिम्फ के फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, फ्लूइड बैलेंस, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, यानी कि जो भी फ्लूइड हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है, ठीक है, उसको ब्लड में लाने का मदद करता है। ठीक है, दूसरा काम इसका हो गया, ये तो फ्लूइड बैलेंस हो गया। दूसरा काम हो गया इसका कि फैट का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एब्जॉर्बेबल फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये इंटेस्टाइन में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट था, एक्स्ट्रा फैट, उसको क्या करेगा ये बेसिकली, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड की स्ट्रीम में पहुंचाने का काम करेगा, यानी कि फैट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और जो भी पैथोजेंस हैं जो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं उनको मारने में भी मदद करता है। तो ये तीन फंक्शंस बस अभी के लिए याद कर लो अब, ये लिम्फ में, दैट विल मोर देन एनफ। ठीक है, लिम्फ के बाद अब प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, देखो प्लांट को क्या चाहिए, तो प्लांट को चाहिए वाटर, मिनरल। ठीक है, वाटर, मिनरल और फूड बहुत नेसेसरी है उनके सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, तो जो वाटर और मिनरल है वो सॉइल से तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रूट से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेरियस प्लांट स्टीम लीव्स एंड फ्लावर। देखो क्या होता है कि जो भी वाटर और मिनरल है वो रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर वो अलग अलग बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसके रूट, स्टीम, लीव्स में जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो चला जाएगा। राइट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो, अब जो फूड है ना वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो खाना बन रहा है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो कैसे होगा, तो फ्लुएंस होगा, हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देखो क्या है, दो सेल्स हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट के अंदर, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। अब जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। तो देखो जाइलम वो पार्ट है, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो याद रखना ये चार पांच। देखो जो जाइलम है वो कंडक्ट करता है वाटर को और मिनरल को रूट से लीव्स तक। ठीक है, यानी कि अलग अलग पार्ट। अब जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद रख सकते हो, जाइलम मतलब ज मतलब वाटर का मतलब होता है जल। ठीक है, हिंदी होता है जल, तो जल से जाइलम और जल से जल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि जाइलम से जल तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, फ से फूड और फ से फ्लोएम। ठीक है, तो वैसे बोलने के लिए है ये, ट्रिक है एक याद करने का, एज सच आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो जाइलम है ना वो, उनमें डेड सेल्स रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वाटर का, मतलब कि अगर एक बार नीचे से जैसे कि अगर मान लो ये कोई प्लांट है, मान लो अगर ये कोई प्लांट है, ये रूट्स होंगे,
तो अब इस रूट में एक नीचे से ही वाटर पानी जाएगा ना ऊपर की तरफ, तो इसलिए जो वाटर का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है जाइलम के अंदर। ठीक है, इसके पास 4 अलग-अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, सॉरी जाइलम फाइबर, जो जाइलम को बेसिकली वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट। अब देखो, हमें भी पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है लीफ पे ऑब्वियसली। अब जब लीफ पे होगा तो खाना वहीं पे बनेगी, और फिर उस खाने को अलग अलग बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये जो जैसे कि जाइलम था डेड एलिमेंट यानी कि डेड सेल से बना हुआ था, फ्लोएम लिविंग सेल से बना हुआ रहता है, और ये बाई डायरेक्शनल यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी ये फ्लो करा सकता है खाने को अपने, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसके भी 4 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये याद रख लेना आप इन पॉइंट को, इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, अब एसेंट ऑफ सैप क्या होता है तो थोड़ा सा एक बार अगर हम देखें तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ये है हमारा असेंट ऑफ सैप, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के फ्लो को बोलते हैं। ये सारे सेल्स होते हैं इसके, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगेन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, मैंने बताया था कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके लॉस होने के प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? तो प्लांट के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो वाटर मौजूद है प्लांट के पास उसको लाइक एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो कि कैसे हो सकता है? तो स्टोमाटा के थ्रू हो जाता है। तो ये तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बात। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है फूड का, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, तो भी याद कर लेना डेफिनेशन इसका। ठीक है, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जब हम बोलें तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है कि इस जो ट्रांसलोकेशन है ना, ट्रांसलोकेशन कराने के लिए हमारा फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है, और जब ट्रांसलोकेशन होगा तो वहाँ पे एटीपी लगेगा, यानी कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसके भी कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब जो लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, लेकिन फ्लोएम फाइबर डेड है, और यही इंपॉर्टेंट कि कौन सा फ्लोएम का सेल है जो कि डेड होता है। तो याद कर लोगे अब तुम। जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने अभी तक 3 पार्ट ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने देखा डाइजेशन ह्यूमन बींग के अंदर, अमीबा के अंदर, इन सभी चीज़ों को हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फिर हमने देखा रेस्पिरेशन के बाद कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम एक लास्ट पार्ट में आ गए हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो हम अब एक्सक्रीशन का बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? तो देखो, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है, या फिर जो भी टॉक्सिन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब एक ऐसा प्रोसेस, जब वो वेस्ट मटेरियल और वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा वेस्ट हो सकता है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। ठीक है, अगर जो भी सॉल्ट है वो अगर निकल रहा है तो हमारा एक्सेस मिनरल सॉल्ट है। वाटर अगर बॉडी में ज़्यादा है तो वो निकलेगा। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि बहुत कंपाउंड होता है हमारा बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, हमारा बॉडी अमोनिया निकालता है। ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, बट प्राइमरली हमारा बॉडी अमोनिया निकालने का काम करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस तुम एक्सक्रीशन समझ में आ गया। अब देखो, एक्सक्रीशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की वजह से। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, अब एक्सक्रेटरी सिस्टम में अगेन जो भी ऑर्गन्स होंगे वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होंगे, तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की वजह से एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब किसके तो कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो मेन ऑर्गन है हमारा किडनी। ठीक है, किडनी इन्वॉल्व होता है हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। 2 किडनी होता है हमारे पास, पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, जो कि हमारे पास रहते हैं। किडनी के बाद हमारे पास यूरेटर रहता है, किडनी से ही लगा हुआ जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, और इसके साथ एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है, और फिर यूरेथ्रा रहता है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, आई होप इन ऑर्गन्स में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी क्या करता है?
तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस, वही हो गया कि वेस्ट को और जो भी हमारे डिफरेंट वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर करेगा। ठीक है। रेगुलेट ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, यानी कि ब्लड का जो कंपोजिशन है उसको भी रेगुलेट करता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन भी करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करेगा, और मेंटेन बॉडी ऑस्मोलरिटी एंड रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। इसमें से सारे पॉइंट्स अगेन याद नहीं रखने हैं। क्या क्या याद रखना है, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखना है और थर्ड पॉइंट याद रखना है, बाकी सारे पॉइंट्स को भूल सकते हैं। ठीक है। 3 पॉइंट अगर फंक्शन ऑफ किडनी में आ रहा है, इन 3 पॉइंट को लिखोगे, उसका डायग्राम बना दोगे, मोर देन एनफ मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो, अब क्या होता है, एक किडनी के साथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम, किडनी के ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हम नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसका भाई साहब। तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। स्ट्रक्चर यानी कि जो किडनी का स्ट्रक्चर है ना वो बना रहा है, कौन बना रहा है, तो नेफ्रॉन बना रहा है। फंक्शनल है, यानी कि किडनी का जो फंक्शन है वो कर रहा है, कौन कर रहा है, तो नेफ्रॉन कर रहा है। यानी कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, दोनों का दोनों किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है, तो नेफ्रॉन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। इसीलिए हमारा नेफ्रॉन जो है वो इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है। अब देखो, अब अगर मेजरली अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट सिंपली अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम किडनी का डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इससे बेसिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हो तुम, और नहीं मतलब बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, बट ये बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, तो आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये है कुछ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसके पार्ट को अगर हम लेबल कर दें तो ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। इसके बाद बोमेंस कैप्सूल के बाद ये जो पूरा पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। ये जो नीचे जो गया है इसको हम एक अलग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको जिसका पूरा कंप्लीट नाम है लूप ऑफ हैनल। ठीक है। ये तीनों को मिला देते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम बोल देते हैं लूप ऑफ हैनल। ठीक है। और हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। अगर इतना याद कर लेते हो तुम, यानी कि कितने पार्ट, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, 4-5 पार्ट याद कर लेते हो तुम, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आ जाते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स आते हैं जो एफरेंट आर्ट्यूल्स और इफरेंट आर्ट्यूल्स बनाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स आएंगे। ठीक है। और उनका ऐसा एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ से इफरेंट आर्ट्यूल निकल जाता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स को, आर्ट्यूल से बेसिकली आर्टरीज को बाहर लेके जाएगा। ठीक है। यानी कि आर्टरीज आया, उसका एक फिल्ट्रेशन टाइप हुआ और फिर वो बाहर चला गया। ठीक है। तो इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू हमारा बनता है यूरिन। ठीक है। तो अब हम क्यों ना यूरिन पे ही बात कर ले कि यूरिन कैसे बनेगा एग्जैक्टली, पे बात करते हैं। देखो, यूरिन बनता है 3 स्टेप्स में। ठीक है। जिसका सबसे पहला स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो देखो, एफरेंट आर्ट्यूल्स के थ्रू हमारे ये बोमेंस कैप्सूल के पास ब्लड आया है। ठीक है। ऐसे अब ये जो आर्ट्यूल्स में ब्लड आया है ना, इसका होगा फिल्ट्रेशन सबसे पहले। ठीक है। कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है और एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वो ब्लड से क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा और वो बोमेंस कैप्सूल में अंदर आ जाएगा। यानी कि यहाँ ये जो ब्लड आया है ना, इसमें से ये सारी चीज़ें अंदर चली जाएंगी इसके। ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर चली जाएंगी, नाइट्रोजनस वेस्ट पूरा, ग्लूकोज पूरा, वाटर पूरा, ऑक्सीजन पूरा, और ये सारी चीज़ें। इसी को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एग्जाम में आएगा व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद है हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब एक बार जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, तो अब क्या होगा कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर, इन सभी को हम ज़्यादा यूरिन में नहीं बहा सकते हैं, क्योंकि हमारा फिर मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाएगा। हम ग्लूकोज को नहीं बहा मतलब यूरिन से निकाल सकते हैं, अमीनो एसिड को नहीं निकाल सकते, राइट। तो इन सभी चीज़ों का वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज आर रीअब्जॉर्ब एंड फिल्ट्रेट बैक टू द ब्लड, ठीक है। ये वापस से रीअब्जॉर्ब होगा, और जो कैपिलरीज होंगी ना, इनके सराउंडिंग में कैपिलरीज भी होती हैं। अगर मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाऊं, तो देखो ये जो कैपिलरीज है ना, यहाँ पे ये जो कैपिलरीज का पूरा चैनल बना हुआ है, ये चैनल किस लिए है, यही चैनल है हमारा रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह वगैरह, इनको वापस से रीअब्जॉर्ब करा लेंगे। देखो ये जो फिल्ट्रेट आया है, ये धीरे धीरे जाएगा और इसके साथ कैपिलरीज में वापस वापस से चीज़ें एंटर हो जाएंगी और वापस से वो ले लिया जाएगा। तो पहले चीज़ तो ये था कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ था उसको हमने बोमेन्स कैप्सूल में कैप्चर किया, आगे वो मूव किया, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू हमने ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट को वापस से ब्लड में ले लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाता है हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। अब देखो, अब थर्ड एंड लास्ट स्टेप है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट आर secreted into tubule which open up into the collecting duct and then to the ureter, ठीक है। यानी कि जो भी यूरिया है, वाटर है और सॉल्ट है, जो निकालना ही निकालना है बॉडी से, ठीक है, वो ट्यूब्यूल से सिक्रेट होता है और वो फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट से वो फिर वापस यूरेटर में चला जाता है, यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर उसकी बाहर निकल जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन का। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हो, हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। अब देखो, अब किसी किसी इंसान में किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, डिफेक्ट हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उसको हम ठीक कर सकते हैं हीमोडायलिसिस की मदद से। हीमोडायलिसिस मतलब हम आर्टिफिशियल किडनी की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायलाइजर होता है, ठीक है, जहाँ से हम पूरा का पूरा डिऑक्सीनेटेड ब्लड को धीरे धीरे लेते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी ब्लड है हमारा उसको हम लेते हैं और उसको हम अलग अलग फिल्टर से पास करते हैं, ठीक है। और इस फिल्टर में क्या होता है कि हमारा जो भी यूरिन का कंपोनेंट है, यानी कि सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया और भी जो भी चीज़ें हैं, वाटर हो गया, वो एब्जॉर्ब हो जाके, ठीक है, एक इधर आके स्टोर हो जाता है, इधर स्टोर हो जाता है और फिर वापस से हम उसके बॉडी में ब्लड को डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर आप ये समझो ना, तो एक आर्टिफिशियल नेफ्रॉन का काम करवाते हैं हम, जहाँ पे क्या होगा कि नेफ्रॉन जो होगा वो ब्लड को एक आर्टिफिशियली सबको फिल्टर आउट करेगा और फिर प्योर ब्लड को अंदर भेज देगा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पता होना चाहिए कि क्या होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये तो था एनिमल का पूरा कहानी। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल में हमने सब कुछ डिटेल में देख लिया, ठीक है। अब प्लांट में भी तो होगा ना एक्सक्रीशन, तो ये कैसे होता है, इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। देखो, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में उसके स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है, हमने बात किया था ऑलरेडी। और जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, वो भी हमारा ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला जाता है, ठीक है। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स एंड ओल्ड लीव्स, बार्क एंड बार्क ऑफ द ट्री, मतलब वो वही है कि उसके जो भी पुराने पत्ते हैं, पुराने जो छल्ले हैं, वो सभी प्लांट छोड़ देता है अपना। मिनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर प्लांट सेल की बात करोगे ना, तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट में सेल वैक्यूल रहता है, ठीक है। अब उसी वैक्यूल में अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, वही हो गया। अदर वेस्ट आर लेटेक्स, रेजिन एंड गम्स आर स्टोर इन ओल्ड जाइलम सेल। ये लेटेक्स, रेजिन और गम्स जो हम बहुत ज़्यादा हम अपने लाइफ में भी यूज करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना के, वो यहीं से आता है और ये उसके प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो सीक्रेट सम सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, तो सॉइल में भी कुछ अपने वेस्ट मटेरियल को सीक्रेट करके छोड़ देते हैं। तो आई होप प्लांट और एनिमल का तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है इस चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, बस एक कमेंट करना है, वहाँ से वो डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का देखा है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लाइट या मेटल नॉन मेटल लेंगे, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, 13 डेज में 13 चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे और फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और पूरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ओके। थैंक यू सो मच।